वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होगी यूएफसी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है। मेरा दोस्त इजराइल एडेसानिया एक और फाइट हार गया दोस्तों। पता नहीं किसकी काली नज़र लगी है यहाँ पे। एलेक्स परेरा आपको याद होगा, एक बार जीडी प्रोस्का ने बात कही थी कि वो काला जादू करते हैं, तो उन्होंने काला जादू ऐसा करा मेरे काले चाइनीज़ दोस्त थे कि अब वो एक और फाइट हार गए हैं। पिछली 5 में से 4 फाइटें वो हार चुके हैं। और किस किस से नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे से आ रहे हैं जिनके नाम ही मुझे नहीं पता। अब तो नसरुद्दीन शाह से भी हार गए हैं यार, वो बंदा तो एक्टिंग करता है, उससे भी हार रहे हो अब आप। पता नहीं यार, शॉन स्टिकलैंड को आपने स्टार बना दिया, ड्रिक्स डू प्लेसिस से आप टैप आउट हो रहे हो यार। एलेक्स परेरा से हारना फिर भी ठीक है, बट कैसे दिन आ गए हैं एकदम से लोग हारने लगे हैं। और नसरुद्दीन ईमावोव वो फाइट जीत गए थे अपनी, और अब मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़े कंटेंडर उभरेंगे वो, जो अगला वीकेंड है UFC 312 स्टिकलैंड वर्सेस डुप्लेसिस। मेरे को लगता है उसमें जो विनर होगा वो सीधा सीधा इमावोव से ही फाइट करेगा, क्योंकि और कुछ है नहीं इस डिवीजन में, सही बताऊं तो। अब तुम डिवीजन देखो, टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब पहले विटेकर होता था कि विटेकर गेट कीपर है, कोई आएगा विटेकर रोक लेगा, बट विटेकर भाई भी ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, ऑफ ही चल रहे हैं। पोला कोस्टा जा चुका है उस पूरे सीन से। डुप्लेसिस और स्टिकलैंड है, अब जो जीतेगा वो जीतेगा, क्योंकि मेरे को लगता है डोमिनेंट चैंपियन अब कोई नहीं बन पाएगा इस डिवीजन में जब तक हमजद नहीं आता। लेकिन हमजद के अलग ही उनके अलग चल रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल बहुत बड़ा है उनके बीच में, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा ही नहीं, मेरा चैनल टेक डाउन हो जाएगा। क्या फ़ायदा यार, मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं वो और जाते रहेंगे। इजराइल एडेसानिया की हार कहीं ना कहीं UFC के लिए भी एक बैक स्टेप ही है, बिकॉज उन्होंने एक स्टार बनाया था। मैकग्रेगर गया तो एक स्टार चाहिए था, जॉन जोन्स इतना रेगुलरली फाइट करते नहीं है, तो उन्होंने स्टार बनाया इजराइल एडेसानिया को, शुगर शॉन ओमैली को। बट कहीं ना कहीं शुगर शॉन ओमैली भी आ रही है, बट इजराइल एडेसानिया बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, क्योंकि उनका ओवरऑल एक ओरा है, एक वो जो एनीमे वाली थीम लेके आते हैं हर जगह, और उनका वॉक स्टाइल, वो हिप हॉप करते हैं, ब्रेक डांस करते हैं, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्ट्रीट कल्चर से। लेकिन अब पिछले 5 फाइटों से वो जैसे हारते आ रहे हैं। देखो, एलेक्स परेरा से आप हारे तो वो कोई शर्म की बात नहीं है, ही इज़ गुड, तो आप हार सकते हो। फिर आपने हारना शुरू किया स्टिकलैंड, डुप्लेसिस और अब इमावोव से। मैं सही बताऊं दोस्तों, मैंने मतलब देखी, शायद एक आधी फाइट देखी होगी इमावोव की, उससे पहले मैंने फाइट नहीं देखी थी, और किसी ने भी नहीं देखी, उसके घर वालों ने भी नहीं देखी होगी, शायद उनको पता भी ना हो कि उनका बेटा फुल टाइम मार्शल आर्टिस्ट है। और अब इसराइल को हराने के बाद पूरे स्टॉक्स राइज हो चुके हैं इमावोव के। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिडल वेट डिवीज़न के लिए एक खतरे की बात ही कहूँगा, क्योंकि अभी उनके पास कोई ऐसा सुपरस्टार है नहीं। अगर आप पूरी वो देखें, कैननियर, ब्रेंडन एलन, मतलब सारे मीडियोकर से ही फाइट है, मेरे फाइटर्स हैं मेरे हिसाब से। कोई अप एंड कमिंग ऐसा फाइटर नहीं है कि मैं कह दूं कि हाँ स्टैंड अप ये चैंपियन रहेंगे। एक हमजद का है, बट हमजद का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा अब UFC में इसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डाउट करता हूँ उनका UFC में होना ही, बिकॉज उन पे सैंक्शंस हैं, तो वो वैसे भी USA में लड़ नहीं सकते, जो उनके दोस्त हैं खदीराव करके, तो जो कि रशिया के बहुत क्लोज हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस है, तो कभी US में वैसे भी फाइट नहीं कर पाएंगे। और उसके चक्कर में आप सिर्फ सऊदी लड़ाते रहोगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया भेज दोगे जोर मार के। उसके ऊपर आप उसको जो स्टार बनाना है, UFC का मेजर स्टार कहीं ना कहीं US से रिलेटेड होना चाहिए। जब हबीबी था तो वो काफ़ी ज़्यादा US में लड़ता था, और एक अच्छा होल्ड था, ऐसे ही मैकग्रेगर का था, बेसिक से वो आयरलैंड से हो, बट एक होल्ड होता है जो US की ऑडियंस पे, क्योंकि मेजर कंजम्पशन 40-50% UFC का USA से ही आता है, तो हमजद का वो एंगल रहेगा ही रहेगा। अभी के लिए मिडल वेट डिवीजन मेरे को डगमगाती हुई दिख रही है। टॉप 10 मेरे को नहीं लग रहे ठीक। वो टाइम था जब पोला कोस्टा अनबीटन थे, रॉबर्ट विटेकर डोमिनेंट चैंपियन थे, और भी जो लोग आ रहे थे हर कोई मार रहा था, योएल रोमेरो, हर कोई एक बड़ा मतलब फाइटर था। अब सारे न्यू कमर्स हैं कंपैरेटिवली, और सबके रेज्यूमे में लॉसेज हैं, और शायद मेरे को इतना डोमिनेंट लोग नहीं दिख रहे, सीधी सी बात। मिडल वेट डिवीजन से मेरे को याद आया जेरेड कैननियर यार, मेरे को याद आता कैननियर का भी शायद अभी मैच है, अभी अगले 1-2 वीक में, वो देखता हूँ मैं कौन सा है। और कैननियर से मेरे को याद आया कि बुलेट ट्रेन पलट गई है हमारी, जो कि एक मिडल वेट के मेन एंगल माने जा रहे थे, क्योंकि मिडल वेट में वही हो रहा था कि पहले एडेसानिया थे स्ट्राइकर थे, फिर परेरा आए वो एक स्ट्राइकर थे, और अब जो पुश किया जाता वो था शारा बुलेट को। और शारा मैगोमेदेव मेरे दोस्त, एक ऐसे फाइटर जिनका एंड EOA से हो रहा है,
ओ से जिनका नाम एंड हो रहा है, लेकिन वो एक स्ट्राइकर हैं, रेसलर नहीं है, और वो भी दागिस्तान से आते हैं मेरे हिसाब से। और शारा का ये है कि शारा अपनी एक और फाइट हार चुके हैं, एक और नहीं, उनकी पहली फाइट है। शारा अपनी पहली फाइट हार चुके हैं MVP से। MVP हमारे वेल्टरवेट के किंग कोंग, और MVP का स्टाइल इतना वियर्ड है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, पता नहीं लोगों को पसंद कैसे आ रहा है। एक बात होती है कि आप किसी को, कोई आपको मार ना पाए, एक होता है कि आप भी ना मार पाए। मेरे को नहीं लगा MVP ने कोई बहुत खतरनाक मारे हो। आप सोचते हो कि दो स्ट्राइकर पता नहीं क्या ही दिखा देंगे, कि सिनेमा होगा भाई साहब, लोग टूट पड़ेंगे। मुझे लगा था कि शायद रेसलिंग ना हो जाए, बट ऐसे हुई नहीं, रेसलिंग नहीं हुई, विच इज़ गुड। बट स्टिल एक बहुत ही हल्की फाइट में कहूँगा यार। 80 स्ट्राइक लगी होंगी पूरे मैच में, 15 मिनट के मैच में 80 स्ट्राइक लगी, जब दो पीक स्ट्राइकर्स लड़े थे। और शारा मेरे को वीक लगते हैं, मैं सही बताऊं। शारा को जो अनलिमिटेड पुश मिल रहा है UFC की तरफ से, वो मेरी समझ से बाहर है। एकदम से सुपरस्टार बनाने की कोशिश एक स्ट्राइकर को, जो कि उस लेवल पे है भी नहीं। अगर उनके आप पिछली 2-3 फाइटें देखें तो वो जीते बिल्कुल एंड में है, उससे पहले वो हार ही रहे थे फाइटें। एकदम से उनको वो कराने की कोशिश है, बट ऐसे ही होता है यार, ब्रांड बनाने की कोशिश। आप जीतते तो वो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता, क्योंकि वो रैंक्ड हैं, और मिडिल वेट में रैंक्ड है वो, और एक वेल्टर वेट का कंटेंडर लेके आ रहे हो आप, क्योंकि फाइट को अच्छा दिखाना। अगर वो जीतते तो मैं गारंटीड है कि वो टॉप 10 में पहुंच जाते शारा। उनको 1 या 2 फाइट और लड़वाते, और सीधा जो भी चैंपियन होता उससे लड़वा देते, और कल को इजराइल एडेसानिया या आपके जो भी स्ट्राइकर हैं, पोला कोस्टा मैं स्ट्राइकर बोलूँगा, एक एलेक्स पेरेरा, और जो भी मिडल वेट में मेजर स्ट्राइकर थे उनके साथ करोगे तो एक अनलिमिटेड एक आपका अच्छा पेपर व्यू इवेंट बन सकता है उनके बेसिस पे। बट ऐसा होना इसका शारा मेरे भाई एक आँख से देखते रह गए, और दूसरी आँख उनकी बंद हो चुकी थी, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, और वो सिर्फ थप्पड़ खाते रहे पूरे टाइम। पंचेज लगे हैं इधर उधर, किक्स लगी हैं, बट शारा की बुलेट ट्रेन नीचे उतर चुकी है, और हाइप जो डिजर्व नहीं करते थे मेरे हिसाब से, वो अब फाइनली आ गया है। तो मैं कहूँगा कि शारा जी हो गए हैं शारा रा से एक्सपोज। इस वीक एक और फाइटर कटने की न्यूज़ आई थी कि ब्राइस मिचेल को काट दिया, लेकिन ब्राइस मिचेल UFC से नहीं कटे हैं दोस्तों। कट गए हैं हमारे जॉर्जिनियो रोजनस्ट्रीक, और वो एक ऐसी कंट्री से आते हैं जिनसे और कोई नहीं आता, और उनका स्किन कलर डार्क ब्लू और ब्लैक के बीच में कहीं है। वो एक जोक है, किसी पे रेशियल कमेंट ना करें, बचें इनसे। मैं भी नहीं करूँगा, आप भी ना करें। तो जॉर्जिनियो रोजनस्ट्रीक मेरे दोस्त अभी रैंक थे, वो शायद 5 या 6 रैंक पे थे, और रैंक गाई कट चुका है अपनी 5 फाइट में से, शायद 3 जीते हैं वो, और एक अच्छे खासे रिकॉर्ड पे थे। मेरे को नहीं लगता कि वो कटने वाले किसी उसके आसपास भी थे। अगर मैं बात करूँ ताई तुईवासा की, जिन 5 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, और उनको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो जूते में से बियर पीते हैं, वो थोड़ा कूल दिखते हैं, तो वो चीज़ ऊपर है एक ऐसे आदमी से जो थोड़ा शायद अपने काम से काम रखता है और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। ये इधर मेरे को लगता है कर्टिस ब्लेड को लेके, कि कर्टिस ब्लेड 2 फाइट आ रहे हैं और उनको कोई कट ना कर दे, बट ही इज़ अ टैलेंट। तो मेरे को ये डर लगता है जो थोड़े से क्वाइट बोरिंग फाइटर हैं, जैसे कि आप बिलाल मोहम्मद, रिमेंबर द नेम का नाम ले लेते हैं, कि बोरिंग फाइटर हैं। UFC जब चाहे तब उठा के फेंक सकता है। आपको याद होगा कि कोबी कोविंगटन, ये जो फेक पर्सोना है, उससे पहले जब वो थे, वो कट होने ही वाले थे, बिकॉज ही हैड नो पर्सनैलिटी नथिंग। एक लूज सी एक रेसलिंग गेम होता था, बहुत कम स्ट्राइकिंग होती थी, और कोई एंटरटेनिंग गेम नहीं था उनका। वो कोई सुपरस्टार नहीं थे मैकग्रेगर की तरह, एडेसानिया की तरह, कि आगे बोलूँ और रिंग में भी बोलूँ, मतलब कोई धर्मदार नहीं था। बट उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज की, वो जीत गए। तो जो भी ये लूज पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करते, शरीफ लोग होते हैं, उनका मेरे को लगता है करियर अपने आप कम हो जाता है। तो उनका कट मेरे को समझ नहीं आया एकदम से क्या किया, बट जो मेन कट होना था, बीच में न्यूज़ भी आई थी बट हुआ नहीं, वो था मेरे दोस्त ब्राइस मिचेल का। ब्राइस मिचेल पॉडकास्ट पे गए, सब जा रहे थे, रियल एट पे नहीं आए, वो पॉडकास्ट पे थी, कोई थी अर्किन पॉडकास्ट, आई डोंट नो थी। तो पॉडकास्ट पे गए, उन्होंने जाके बोला कि हिटलर जो हैं एक बहुत अच्छे आदमी थे। हिटलर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, जो कि चूरन हर जगह बिकती है। और उन्होंने ब्लडी नहीं क्या कहते हैं उसको, ग्रीडी ज्यूज को मार भगाया था, और अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने। तो अब उनकी ये चीज़ आ गई पकड़ में। अब सब मीडिया आउटलेट ने उनकी बात को उठा लिया, बिकॉज अब नहीं बोल सकते, सबको पता है हिटलर ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या वर्ल्ड वार में हुआ, होलोकॉस्ट में क्या हुआ, सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज़ एकदम से आके कह देना इज़ नॉट योर फ्री स्पीच वहाँ वायलेट हो जाती है। जब फ्री स्पीच पता है कहाँ वायलेट होती है, जब 99% लोग एक चीज़ कह रहे हैं और एक बंदा कहे उसके अगेंस्ट, तो फ्री स्पीच नहीं मानी जाती। ये भी एक चीज़ है कि एक बंदा अगर अलग बोल देगा तो वो अपने आप ही गलत हो जाता है।
क्योंकि मेजॉरिटी उसके खिलाफ है। तो यही यहाँ पे भी यही हुआ और मेरे को लगता है ब्राइस मिचेल मेरे भाई का थोड़ा है वो दिमाग हिल चुका है। एक अमेरिकी किसान है, वो धरने पे नहीं बैठे थे, दिलजीत आगे बैठ गए थे। ही इज़ ऑल्सो ए कनेडियन सिंगर, लेकिन वो बैठ गए थे, वो अलग बात है। बट वो आए नहीं और उसी का मेरे को लगता है खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और एकदम से सारी दुनिया ने उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। डाना अंकल, डाना वाइट मेरे भाई, डाना वाइट उस वक्त डाना वाइट से डाना पिंक हो गए थे, पूरा मुंह लाल हो गया था उनका। और आते ही उन्होंने कहा कि आज के दिन में मैंने इससे बुरी चीज़ कोई नहीं सुनी है। डाना का ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है, जब वो बुरा करते हैं वो कहते हैं कि बुरी चीज़ जो हुई है वो आज के दिन में सबसे बुरी हुई है। और जब भी कोई फाइट या कुछ होता है वो कहते हैं हिस्ट्री में मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ देखी है। तो उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अलग है दोस्तों, और वो हमको भी सीख लेनी चाहिए। बुरी होती है तो हमें कहना चाहिए कि आज के दिन की सबसे बुरी हुई है, और अच्छी होती है तो कहना है कि लाइफ की सबसे अच्छी हुई है। ये पॉजिटिविटी का एक अलग स्रोत है, जो कि आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, डाना अंकल से ले सकते हैं। डाना अंकल थोड़ा चिड़े, लेकिन ना हुआ कुछ नहीं, वही चीज़ है कि ये कह दिया वो कह दिया, इस पॉडकास्ट ने सब चैनल्स ने रिपोर्ट कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस में चला जाते हैं वापस। उनको लगता है कि पहले उन्हें लगा था कि धरती फ्लैट है, तो कोई भी चीज़ कहूँगा तो मेरे पीछे नहीं आएगी, बट दुनिया गोल है और जो तीर आपने छोड़ा है वो घूम के आपके पीछे आएगा ही आएगा। ब्राइस भाई के साथ भी वही हुआ, वो जब फॉर्म में थे तो वो तीर आगे उनके बिल्कुल बीच में लगा। तो ब्राइस मिचेल ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए मांग लिया माफ़ी, कहा कि भाई मेरे से होगी गलती काफ़ी, मुझे कर दो माफ़। तो ब्राइस मिचेल की माफ़ी के बाद चीज़ें ठीक हैं, वो आ जाएंगे थोड़े दिन में, डाना से जाके मिलेंगे, डाना ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज ही इज़ अमेरिकन। तो उनको कट करना मुश्किल है। अगर आप सरी नेम जैसी कंट्री से होते तो आप कट हो जाते दोस्तों, फ़र्क है। UFC 312 की फाइट आ रही है यार, और कार्ड के बारे में बात करेंगे। कार्ड के बारे में बात मैं दूसरी वीडियो में करता हूँ, बट मैंने सुना है एलेक्स परेरा खड़े होंगे स्ट्रिकलैंड के कॉर्नर में एक बार फिर से। पिछला जो मैच हुआ था डु प्लेसिस और स्ट्रिकलैंड का, उसमें भी परेरा भाई साहब थे कॉर्नर में। मुझे नहीं पता क्योंकि वो खड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश वो नहीं बोलते और पुर्तगीज़ स्ट्रिकलैंड नहीं समझता। और कोई मैच के बीच में जो कॉर्नर में 2-1.5 मिनट का टाइम मिलता है, 1-1.5 मिनट का, उसमें मेरे को लगता है कोई ट्रांसलेटर भी नहीं होता कि वो कह दे कि एल परेरा भाई ने ये बोला है तुमको यहाँ लात मारनी है। तो वो खड़े क्यों होते हैं मेरे को समझ नहीं आता। दोस्ती यारी बढ़ गई उनकी स्ट्रिकलैंड से, ठीक है, बट जैसे कि स्ट्रिकलैंड का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है कि बिस्पिंग के साथ इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि खार खाए बैठे हैं परेरा भाई ड्रेकस डु प्लेसिस से। तो मेरे को समझ नहीं आती, डु प्लेसिस किसी की दोस्ती नहीं है पूरे फाइट में। डु प्लेसिस से सब कोई लड़ता है, डु प्लेसिस से सबको दिक्कत है। डु प्लेसिस किसी को कुछ नहीं करता, ही इज जस्ट अ चिल गाई। अमीर आदमी है यार, अफ्रीका में लोग वैसे भी पैसे के लिए नहीं लड़ते, और मैं भी ब्लैक होते तो लड़ते। ही इज़ अ वाइट गाय, तो वो एक अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, वो लड़ रहे हैं और उनसे सब कोई जल रहा है। मेरे को नहीं पता क्यों जल रहा है, वो सीधी बातें आती हैं मन में, कह देते हैं। स्टिकलैंड को जो उन्होंने बहुत बार उनके फादर के साथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बोला था, इसराइल को उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला था। स्टिकलैंड मस्त मोला आदमी है और उससे सब कोई जलता है। और जैसे कि स्टिकलैंड ने कहा था कि डु प्लेसिस से जलते हैं एलेक्स परेरा, उसकी मेरे को बात समझ नहीं आई। उनको भी नहीं आ रखी थी कि क्यों जलते हैं, और मतलब खार खाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं कॉर्नर में जाके खड़ा आ जाऊंगा उसके ओपोनेंट के, मतलब इतनी खार है। तो डु प्लेसिस कहीं ना कहीं एक कोरा मेंटेन करके चल रहे हैं कि मैं वियर्ड हूँ, मैं जो भी हूँ, बट मैं तुम्हारे जो भी डोमिनेंट लोग हैं सबको हरा रहा हूँ। विटेकर को उन्होंने हराया, एडेसानिया को उन्होंने हराया, स्टिकलैंड को एक क्लोज मैच में। शायद स्टिकलैंड मेरे को क्लोज मैच था, मैं शायद डु प्लेसिस की तरफ थोड़ा बायस हूँ, तो मेरे को लगा कि वो जीत गए थे। बट MMA वर्डिक्ट करके जो एक पेज है अपना, उनका स्कोर कार्ड हमेशा एक्ट होता है, उनके अकॉर्डिंग स्टिकलैंड जीत गए थे। तो मैं मान लेता हूँ 48-47 से स्टिकलैंड जीत गए थे। पर मेरे को लगता है अगली फाइट में ऐसा नहीं होने वाला। अगली फाइट में स्टिकलैंड बदला ले लेंगे, और मुझे लग रहा है ये प्रोबेबली एक फिनिश होगा, और इसके बाद से स्टिकलैंड के जो हैं सितारे गिरेंगे, वो थोड़ा नीचे आके लड़ेंगे। शायद विटेकर ही ना पकड़ा दे उनको, क्योंकि अब यही होता है हर डिवीज़न में टॉप 4-5 लोग आपस में लड़ते रहते हैं। मिडल वेट में भी ये शायद हो ना जाए, बट जैसे कि लाइट वेट में भी हो रहा है, लाइट वेट में 4-5 लोग हैं। कभी जस्टिन और अरमान हो गया आपका, और चार्ल्स ओलिविएरा हो गया, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। 4-5 लोग हैं, बीच में माइकल चैंडलर आ जाता है। किसी कोई हार रहा हो तो माइकल चैंडलर से लड़ा दो, वो उसके साथ लड़के उसके स्टॉक बढ़ जाएंगे। चैंडलर हारेगा तो भी चैंडलर के स्टॉक बढ़ जाएंगे। तो ये एक सर्कल फुल चल रहा होता है लाइट वेट डिवीज़न में, जो मेरे को बहुत अजीब लगता है। और क्या बात करते हैं, लाइट वेट डिवीज़न से मेरे को याद आया, सुश्री तो क्या बोलूँ, श्रीमान जी
कोनर मैकग्रेगर, श्री श्री 1008 कोनर मैकग्रेगर। मैकग्रेगर अब सही में जब एक बार उसने हबीब ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यू आर लाइक ए प्रोस्टिट्यूट हु इज़ लुकिंग फॉर द अटेंशन, और वो अभी वैसे ही हो गए हैं। अब कोनर मैकग्रेगर एक प्राइम एग्जांपल है कि जीवन में आपको क्या क्या करना चाहिए था, अगर आप जीरो से उठ के आ रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए था। लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद वो एग्जांपल टर्न हो जाता है कि अगर आपके पास सक्सेस आ जाए तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। और मैकग्रेगर अभी पीक पे हैं उस चीज़ के। मैकग्रेगर को खुद को नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए। वो आते हैं, गाली देते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। मतलब एक पॉइंट तक वो चीज़ें ठीक लग रही थी, तब तक आप लड़ रहे थे, एक पर्सोना था। अब लग रहा है कि आप दिमागी तौर पे पैदल हैं, आप किसी को भी मार रहे हैं, आपका हर दूसरी कंट्रोवर्सी में नाम आ जाता है। कभी आप किसी महिला के साथ कुछ करते पाए जाते हैं, आपकी वाइफ आपको डिफेंड करने आ जाती है। उनकी वाइफ का थोड़ा अलग चक्कर है, मेरे को समझ नहीं आता। वो उनके साथ प्यार के चक्कर में थे, बट अभी मेरे को लगता है वो इसलिए हैं क्योंकि वो उनको सांस ही नहीं लेने देते। जो अभी मैं देखता हूँ डी डेवलिन को, उनका पेट फुला ही रहता है। मैकग्रेगर साहब दारू पीते हैं, चढ़ जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। खैर वो उनकी पर्सनल चीज़ है, मुझे नहीं घुसना चाहिए। हमारे पास भी बिहार है, हमारे पास भी बहुत बच्चे हैं, तो हमें भी उस चीज़ से बचना चाहिए। बट मैं कहूँगा कि अब जो मैकग्रेगर का पर्सोना हो चुका है वो ख़राब हो चुका है। और जब उस्मान नर्मगोमदोव के बेलाटोर में फ़ाइट थी, पॉल ह्यूज है शायद उनका नाम, मैं फील और पॉल में कंफ्यूज हो जाता हूँ, पॉल ह्यूज है शायद। और जब उनकी फ़ाइट हुई थी तो वो एक उस नज़रिए से भी देखा जा रहा था कि एक आयरलैंड का फाइटर और एक रशियन नर्मगोमदोव नाम का फाइटर लड़ रहा है। और नर्मगोमदोव के कॉर्नर में इस्लाम भी थे, हबीब भी थे, और फाइट में वही एंगल चलता रहा। और स्टार्टिंग से कॉर्नर उस चीज़ में पॉल ह्यूज का साथ दे रहे थे क्योंकि वो आयरलैंड से हैं और उन्हें वही राइवलरी बार बार छेड़नी होती है। ऑल्दो वो बुरी तरह पीटे थे, रिंग में भी, रिंग के बाहर भी 2 बार पीटे थे उस दिन में मैकग्रेगर, और फिर भी वो उस चीज़ को ऐसे मानते पता नहीं क्या हो गया, और बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। और इस फाइट में भी जब फाइट खत्म हुई तब पॉल ह्यूज ने कहा कि भाई देखो, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा कि मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली कोनर को रेफर कर रहे थे वो। और ये चीज़ वो हबीब इज़ अ गुड गाय, वो मतलब देसी बंदों का है, वो चीज़ें समझ जाते हैं, तो वो उन्होंने भी समझी। बट ये चीज़ चुभ गई कोनर मैकग्रेगर को। मैकग्रेगर जी ने दारू पी और फिर ट्विटर पे ब्लास्ट करना शुरू हो गए। और फिर थोड़ी देर पहले उनको प्यार आ रहा था एक आयरलैंड वाले के लिए, फिर उन्होंने कह दिया कि तुम नॉर्दर्न आयरलैंड से हो, तुम इस आइलैंड से हो, तुम्हारा तो ये फ्लैग ही नहीं बनता, तुम ये हो वो हो। और जो कि मतलब एक जेलसी वो लेके घूमते रहे होते हैं हर टाइम हर बंदे के साथ, तो वो उन्होंने जाहिर कर दी। और बट उसके बाद एज ए स्मार्ट मैन, जैसे हबीब हमेशा करते हैं, वो स्मार्टनेस दिखाते हैं। मेरे को हबीब की इन चीज़ों में बहुत वो लगती है कि वो मैच्योर बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्ट जब उन्होंने कॉनर को हराया था उसके बाद उन्होंने मैच्योरिटी हटाई थी, अदरवाइज ही इज़ सो मैच्योर। चाहे वो खदीरोव वाला पूरा इंसिडेंट हो, अगर आप पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था, कि कैसे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे वो उस समय पे रशिया के लोगों को कि वॉर ठीक है उनके लिए, बट हबीब ने उस चीज़ में साथ नहीं दिया, और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुई। बट हबीब का मेरे को स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर लगता है। इज़ नाइस गाय, मेरे को इन चीज़ों में वो ठीक लगते हैं। और उन्होंने ट्वीट नहीं, इंस्टाग्राम पे डाला कि यू आर अ ट्रू आयरिश पर्सन, और उनके लिए रिस्पेक्ट है, तो वो चीज़ अच्छी लगी। बट उसके बाद भी कॉनर मैकग्रेगर घूमते रहे, वो चिल्लाते रहे ये वो। और उनके अगर आप ट्वीट्स देखें तो आप जान सकते हैं कि नशा कितना जानलेवा होता है। नशा आदमी से कुछ भी करा देता है। एक पॉइंट पे ये शायद वर्ल्ड में बेस्ट एथलीट थे, और फिलहाल सिर्फ एक दारूखोरे बन के रह गए हैं। अब इनको कोई सीरियस नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता कम से कम। कुछ MMA चैनल्स लेते हैं, वो जो कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी पीटने की बात कहते हैं, उसको सीरियस मान के हेडलाइन बना देते हैं। बट मैकग्रेगर का यूँ चलता रहेगा यार, पैसा है, पैसा तो ऐसे ही बोलेगा। तो ये थी इस वीक MMA की न्यूज़, और मैं आता रहूँगा रेगुलर वीडियोस लेके। UFC 312 आ रहा है, अभी 312 की वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के शायद 2 दिन बाद तक मैं वीडियो डाल दूंगा, फिर 312 का आफ्टर मैच रिकैप बनाएंगे आराम से बैठ के। तो मुझे MMA के बारे में बात करना अच्छा लगता है। कोई कॉमर्शियल एंगल अभी तक नहीं है इन वीडियोज़ में, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं सिर्फ अपने मन के लिए, अगर किसी को देखना है तो देखे, वेल एंड गुड, एंड दैट्स इट। ये थी वीडियो, मेरे को बैठ के बात करनी थी, मैंने कर ली। तो टाटा बाय, शबा खैर, टेक केयर।